से शुरुआत कर रहा हूं मैं, समास। देखो इस शब्द को बनाने के लिए इसमें देखो एक तो क्या होता है, सम उपसर्ग, और पीछे अस धातु, और इसके अलावा प्रत्यय आता है एक घय। ऐसा प्रत्यय आता है जब इसको ये शब्द बन के निष्पन्न होता है, मतलब ये शब्द बन के निकलता है, जिसको बोलते हैं अपन समास। समास के अपन ने परिभाषा पढ़ चुकी है, अपन परिभाषा पढ़ चुके हैं पहले, जिसका नाम है वो है ना संक्षिप्तीकरणम समास, यानी बड़े या अनेक पदानम एक पदी बहुवचनम भी क्या कहते हैं उसको, भी समास कहते हो। अब ये बात कर रहा हूँ इसके भेदों की, तो देखो भेद इसके कितने होते हैं, मुख्य रूप से होते हैं चार, और विषय और वैसे देखा जाए टोटल तो होते हैं छह। तो देखो सबसे पहला भेद हो जाएगा अपना अविर्भाव। दूसरा हो जाएगा अपना तत्पुरुष। तीसरा हो जाएगा बहुब्रीहि। कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो द्वंद्व ले लेते हैं पहले। द्वंद्व। और चौथा हो जाएगा बहुब्रीहि। पांचवा है कर्मधारय। और छठा है विभु। अब देखो इसका तो काम है नहीं, तो इसको तो हटा देते हैं अभी एक बार पर। ध्यान से सुनिएगा, अव्ययभाव समास की बात कर रहा हूं मैं, तो अव्ययभाव क्या होता है, पहला पद अव्यय हो, क्या हो पहला पद अव्यय, साथ ही पहला पद प्रधान भी होता है ना। और तीसरी जो विशेष विशेष वो है, या विशेष अवस्था जो मिलती है, वो क्या मिलती है कि समस्त पद जो मिलेगा ना, वो नपुंसक लिंग में आएगा। समस्त पद नपुंसक लिंग, सॉरी, समस्त पद आएगा नपुंसक लिंग में। यहां तक क्लियर है। इसके बाद में तत्पुरुष समास की मैं कह रहा हूं, तो तत्पुरुष समास क्या होता है, देखो इसमें एक तो सबसे पहले विशेषता है दूसरा पद प्रधान, ठीक है। और कह सकते हो द्वितीया से लेकर सप्तमी तक का लोप, यानी इसके पदों में, या यूं कहें कि इसके उदाहरणों में द्वितीया से लेकर सप्तमी तक के पदों का लोप होता है। सप्तमी तक का लोप। इसके बाद में अगर अपन कह सकते हैं द्वंद्व की, तो देखो द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पदों में चय का लोप होगा। दोनों पदों में च या और का लोप हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बात कर रहे हैं कि इसमें, अच्छा वो एक शेष वाली विशेषता जो है ना, एक शेष जो अपन पढ़े थे, उसको मैं अलग से समझा दूंगा लास्ट में, ठीक है। बहुब्रीहि में क्या होता है, पहला और दूसरा दोनों पद मिलकर क्या करते हैं, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं। मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं। तीसरे की विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, बहुव्रीहि समास कहते हैं। कौन सा समास, बहुव्रीहि। कर्मधारय में क्या है, मोटा, और मोटा आप याद कर सकते हैं इसके अंदर केवल ओनली कि इसके जैसा ये, क्या, इसके जैसा ये, यानी इसमें देखो उपमान उपमेय भी हो जाएगा, दोनों पद विशेषण भी हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि अ, एक पद विशेषण और एक विशेष, ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्या हो जाएगा इसके जैसा ये ये तो हो गया बहुव्रीहि समास।
मतलब जो पहले पढ़ा है अपन ने, ये तो कौन सा समास है? बहुव्रीहि। इसके बाद में कह दोगे आपके इसके जैसा ये। अब इसका पता नहीं किसका, लेकिन इसके जैसा ये, जहां पर ऐसा दिखाया जाए उसको कहेंगे अपन है कर्मधारय। अच्छा, द्विगु किसे कहेंगे? देखो, पहला पद संख्यावाची हो, तथा समस्त पदों में, या यूं कहें कि इसके सारे पदों में, ऐसा लिखो। समस्त में तो उल्टा समझ जाओगे आप। इसके सारे पदों में षष्ठी विभक्ति होती है। सारे, सॉरी, पदों में षष्ठी विभक्ति होती है। यानी जहां पर भी संख्यावाची शब्द के साथ में षष्ठी दिख जाए, षष्ठी जानते हो, जैसे रामानाम, बाल का नाम, है ना, गाय का नाम, लताया, रमाया, मातु, पितु, ऐसा जहां पर षष्ठी विभक्ति दिख जाए वहां पर समझ जाना क्या है? द्विगु समास है। अब देखो, इनके बारे में अपन खुल के चर्चा करने वाले हैं। अब ध्यान देना, अपन पढ़ चुके हैं, देखो अभी हमें कुछ अभी आते हैं, उन अभी के बारे में आप चर्चा करेंगे। हम्म, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर है क्या यहाँ तक? हेलो, रिप्लाई भी दे सकते हो आप लोग। चैट आपके लिए ऑन कर रखी है मैंने, चैट में रिप्लाई भी दे सकते हो। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? यस, आया रिप्लाई। और अरे यस लिखने की जरूरत नहीं, वो थंब वाला है ना, थंब वाला इंप्रेशन दिखा सकते हो, ऐसे वाला। अगर आ गया तो ऐसा, नहीं आया तो ऐसा। समझ गए? हाँ, ये। अच्छा, इसमें कुछ लिखने लायक थोड़ी है आपके लिए, मेरे हिसाब से तो नहीं है। बाकी आपको लगता हो तो लिख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लिखना है जब तो मैं रुकूं, अन्यथा आगे बढ़ूं। बोलो, लिखना है क्या? अभी वीडियो अच्छा दिख रहा है ना? मतलब एक ही क्वेश्चन का रिप्लाई दे रहे हो, अभी तो पहले वाले का, बाद वाले का तो दिया ही नहीं, लिखना है कि नहीं लिखना है। लिखो, चलो लिखो, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। घर वालों की चाय की टाइमिंग थोड़ी गलत है। हाँ जी। कोई बात नहीं। पहला पद अव्यय है, पहला पद प्रधान, समस्त पद नपुंसकलिंग में। दूसरा कह सकते हो आप तत्पुरुष समास से दूसरा पद प्रधान, और द्वितीय से सप्तमी का लोप। तीसरे में कह सकते हैं आप दोनों पदों में च या और का लोप। चौथा कह सकते हो आप पहला और दूसरा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बता रहे हैं, वहां पर बहुब्रीहि समास। इसके बाद में कर्मधारय कहोगे इसके जैसा ये। यानी जैसे मानो मैंने कहा काला है जो घोड़ा, तो क्या कहोगे? काला घोड़ा। ठीक है। मैंने कहा मुख इव चंद्रम, तो क्या कहोगे? चंद्रमुखम कहोगे ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है। अब इसके बाद में कह रहा हूं मैं द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या है? पहला पद संख्यावाची तो हो, लेकिन साथ में षष्ठी विभक्ति भी होनी चाहिए। अगर षष्ठी विभक्ति की जगह प्रथमा आ गई है, कौन सी आ गई? प्रथमा, तो फिर वहां पर बहुव्रीहि हो जाएगा, वहां पर द्विगु नहीं होगा, वहां पर समास हो जाएगा बहुव्रीहि। और बहुव्रीहि में क्या होता है? यश से जुड़ता है, और इसके समस्त पदों सभी पदों में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। अब देखो, अब बात कर रहे हैं इसके अव्यय की। पहले अव्ययभाव समास है ना, तो मैं अव्ययभाव समास के हेडिंग डाल के इसको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ तो अब तो लिख ही लिए होंगे।
और नहीं लिखे हो तो अब भी क्या लिखे जाओगे क्या? लास्ट लास्ट स्टेप है अब तो आपकी। इसके बाद तो सीधा एग्जाम में बैठोगे। अब ध्यान देना, जिस जिस समाज को मैं समझाता जाऊंगा उसको मैं हटाता जाऊंगा। एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ। तो देखो इसमें आपके लिए अभी मिलेगा निर, ठीक है। इसके बाद मिल जाएगा नहीं 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 नहीं, अलुक अलुक हो जाएगा वो तो, नया समास हो जाएगा ना वो तो। निर के बाद में मिल जाएगा अपने लिए, क्या मिलेगा? प्रति। प्रति के बाद मिलेगा उप। उप के बाद मिलेगा अनु। अनु के बाद क्या मिलेगा? और रह गया ना कुछ, स। एक और रह गया, सोचो देखिए कौन सा है, पांच हो गए ना, एक एक और रह गया। मेरे उप अनु। उप अनु प्रति। एक और रह गया, कौन सा रहा? कमेंट करो देखिए कौन सा रहा, आप भी तो पढ़ चुके हो। ये क्या कहना है, ये क्या कहना है? चंद्रम एवं मुखम, अच्छा अच्छा। ठीक है, थैंक यू रिप्लाई देने के लिए। पर ये सुनो, जो अव्ययभाव समास में मैंने अव्यय लिखे हैं ना, उनमें से कौन सा अव्यय बाकी रह गया ऐसा बताओ, ये करो कमेंट। कि अव्ययभाव समास में जो अव्यय लिखे हैं ना, उसमें कौन सा अव्यय अभी बाकी है, एक अव्यय रह रहा है, कौन सा रह रहा है? जल्दी से सोचो देखें। रिप्लाई देने में टाइम नहीं लगा है, जल्दी देंगे रिप्लाई। क्योंकि मोस्टली बच्चे लाइब्रेरी में बैठे होंगे अभी, घर पे नहीं होंगे। और घर पे भी है तो पढ़ने के हिसाब से बैठे हो, उसको रिप्लाई दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कौन सा आ गया? अधि। हाँ अधि रह गया। अधि रह गया साहब, अधि। जिसमें अपन इति जोड़ते हैं ना विग्रह के साथ में, क्या रह गया? अधि। जैसे अधि हरि तो हरऊ इति। अब देखो ध्यान से, ये निर जो है ये चलता है अभावर्त में, और विभक्ति होती है अभावर्त में। हमेशा विभक्ति अगर पूछ ले तो सस्ती होती है, ध्यान रखना कौन सी होती है? अभाव अर्थ में होगा, और हो जाएगी विभक्ति षष्ठी। यानी जब भी निर के साथ में कोई शब्द मिल जाए, वहां पर निर को छोड़ देना, और उस सॉरी निर का तो अभाव अर्थ लेना ही है, और उसके साथ वाला जो शब्द है उसको क्या करोगे आप? उसको आप कर सकते हैं षष्ठी विभक्ति। अब प्रति की बात करूं तो प्रति का मतलब होता है वीप्सार्थ में। जैसे बालकम बालकम प्रति, प्रति बालकम। वीप्सार्थ में हमेशा आती है विभक्ति द्वितीय। कौन सा अर्थ आया? वीप्सा। वीप्सा का मतलब है एक ही शब्द एक से अनेक बार आवृत्ति आए, तो उसको कहते हैं अपन वीप्सार्थ। विभक्ति हो जाएगी द्वितीय, ठीक है। क्योंकि प्रथमा केवल एक ही समाज में चलेगी, और वो है अपना बहुब्रीहि। उसके अलावा किसी समाज में प्रथमा नहीं मिलेगी ना। भाई उसके अलावा किसी समाज में क्या नहीं मिलेगी? प्रथमा। अब बात कर रहा हूं उप। उप का मतलब होता है, क्या होता है? समीप। समीप या पास में, ठीक है। उप का अर्थ है समीप। उप अर्थ में भी कौन सी विभक्ति आती है? षष्ठी। समीप अर्थ दिखाओगे ना, जैसे ग्राम से समीपम तो उपग्रामम। नद्या नद्याया समीपम तो उपनदम। ऐसे अनु। अनु का मतलब होता है पश्चात या योग्य। दो अर्थ होते हैं ना इसके, दो बताई दिए आपको मैंने। ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, समझ जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पश्चात अर्थ में आ जाए चाहे योग्य अर्थ में आ जाए, दोनों अर्थों में षष्ठी ही लगानी है आपको। कौन सी लगानी है? षष्ठी। जैसे अनुविद्यालयम तो विद्यालयस्य पश्चात, अनुरूपम तो रूपस्य योग्यम। ये एक ही के दो अर्थ हैं। इसके बाद की बात करूं मैं, आपके लिए बच रहा है एक तो स, और एक बच रहा है अधि। स का मतलब होता है सहित या साथ में। क्या होता है? सहित या साथ में, ठीक है। अब इसी को ही क्या बोलते हैं आप? अगर मैं कह दूं विभक्ति लगानी है इसमें, तो कौन से लगा दोगे आप? तृतीया।
क्योंकि सह साकम सार्धम समम इन सब के योग में तृतीय विभक्ति होती है। अगर मैं कहूं अधि, तो अधि में क्या होता है, देखो अधि का अर्थ अपन लेते हैं इति, और इसके साथ में जो विभक्ति लगाते हैं ना उसका नाम है सप्तमी। सप्तमी ऐसे करके अपन विभक्तियां लगाते हैं केवल ओनली अव्ययभाव समास में। ध्यान रहे, मैं एग्जाम्पल्स इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल करवाए हुए हैं, आपको एग्जाम्पल के मामले में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज, अभी अपन क्या है, रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं ना, तो मोटी मोटी चीजें जो है ना, जो विशेष बातें हैं उनको ही लेके चल रहा हूँ केवल। ठीक है, तो ये हो गया अपना अविर्भाव समास मेरे हिसाब से फ्री। अब आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है तो। अरे हाँ, यथा भी तो रह गया। यथा रह गया भाई, यथा रह गया, यथा भी लिखो। यथा यानी वो अनतिक्रम्य। यथा अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है अनतिक्रम्य। इधर लिख दे रहा हूँ। थैंक यू बताने के लिए। और इसमें भी विभक्ति आती है, कौन सी आती है, द्वितीय। कमेंट कोई भी कर सकता है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है भाई एक ही जना करे, या ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कोई नहीं करे। जिसको डाउट आ रहा है, जिसको प्रॉब्लम आ रही है, वो कमेंट कर सकते हैं। अब देखो तत्पुरुष की बात कर रहा हूं मैं। इसकी विशेषता थी दूसरा पद प्रधान होगा, लेकिन साथ में क्या था कि द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की विभक्ति आएगी, यानी प्रथमा का तो काम ही नहीं है। अगर मैं कहूं आपको, शब्द आ गया आपके सामने ग्राम गतः, क्या आ गया, ग्राम गतः। अब देखो इसका विग्रह करोगे तो अपन ने क्या पढ़ा है कि द्वितीय विभक्ति का लोप होता है, द्वितीय निकाल दो, शुरुआत द्वितीय से ही करेंगे ना अपन। तो देखो ग्राम की द्वितीय हो जाएगी ग्रामम, क्योंकि ग्राम शब्द क्या है, नपुंसकलिंग है, सेम ही चल जाएगा ग्रामम। और गतः, गम धातु के साथ अग्नि प्रत्यय करोगे तो बन जाएगा गतः। गम के साथ क्या करोगे, अग्नि प्रत्यय करोगे तो गतः बनेगा। तो गतः ऐसे कैसे लिखा जाएगा, देखो इस पद में तो है द्वितीय, और इसमें आप क्या मान सकते हो, प्रथमा मान सकते हो, लेकिन भूतकाल में। क्या मान सकते हो, प्रथमा मान सकते हो, लेकिन भूतकाल में, क्योंकि अग्नि प्रत्यय भूतकालिक होता है। इसी तरह से मैंने कहा सपिता, बताओ क्या बनाओगे, विग्रह करो फटाफट से। एक एक दो दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या लिख रहे हो आप, एक मिनट को थोड़ा आगे करने दो इसको। बोर्ड दिख रहा है ना अभी तो सबको। द्वितीय से सप्तमी तक का लोप होता है, हाँ, द्वितीय से सप्तमी तक का लोप होता है। तो देखो द्वितीय ये आ गई और ये गता हो गया, इधर से पिता, तो देखो से, सॉरी, हाँ से पिता का वैसा भी हो जाएगा, मतलब इसमें भी जाएगा और इसमें भी रहेगा, ध्यान रखना दोनों में। चलो एग्जाम्पल ही चेंज करते हैं, तो उसी में ले लेना इसको, तो स पिता यानी पिता सहित। स के योग में तृतीय होती है ना, ये तृतीय देखो। अगर मैं कहूं राम बिना, मैंने कहा राम बिना, अब बिना के योग में तृतीय लगाओगे तो देखो हो जाएगा रामेण, रामेण बिना। ध्यान देना, रामेण बिना तृतीय आ गई, ये आ गया दूसरा पद, सॉरी, हाँ दूसरा पद प्रधान था ना। अगर केवल रामेण लगाओगे तो इसका कोई अर्थ नहीं आएगा, राम से अटके बस इतना ही आएगा। क्या, उसका पूरा अर्थ जानने के लिए अपने को पीछे शब्द जोड़ना पड़ेगा, और वही तो है अपना समास। जैसे भूत बलि, भूत बलि तो हो जाएगा भूताय बलि। ठीक है, अगर मैं कहूं आपको अब सप्तमी का लोप करना है, तो देखो एक तो हो जाएगा जलमग्न, बनाओ देखें, सप्तमी का लोप किया था, कर दिया सप्तमी का लोप मैंने, निकालो सप्तमी, तो ऐसा कर दोगे क्या,
जले मग्न, ऐसा कर दोगे। अरे हाँ चलो चल ठीक है, आप तो कैसे बोल सकते हो, लाइव क्लास है ये, वैसे नहीं है। मैं तो वही समझ लिया ओरिजिनल क्लास। चलो कोई बात नहीं। हाँ, इसी तरह से मैं कहूँ जैसे भक्ति मग्न, हाँ बनाओ, क्या बनाओगे। भक्ति, सॉरी ना 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 ना, अलग आएगा, इकारांत है। सप्तमी एक वचन लगाओ। सप्तमी एक वचन क्या बनेगा, मत्याम, तो बन जाएगा भक्त्याम। भक्त्याम मग्न, भक्ति में मग्न, ऐसा। समझ आया क्या आपको। द्वितीय से सप्तमी तक का जहां लोग करेंगे वहां पर क्या समझेंगे अपन है, तत्पुरुष समास। ठीक है। अब बात कर रहा हूं मैं द्वंद्व की। अब द्वंद्व समास क्या है, वैसे तो इसके भी दो भेद हैं, लेकिन उनकी चर्चा भी अपन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में मोस्टली द्वंद्व समास ही पूछा जा रहा है। इसके अलावा मतलब वो एक शेष, ओ सॉरी, द्वंद्व समास के जो दो भेद है ना, एक क्रेतर और समाहार, वो नहीं पूछे जाएंगे। तो अपन वही चर्चा करके कर रहे हैं अभी, जो अपन एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे इनसे, इसीलिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने अब द्वंद्व की, अब देखो द्वंद्व यानी दोनों पद प्रधान। क्या कहता है ये, कि मैं तो दोनों पदों को रखूंगा भाई, एक भी हट जाएगा तो मेरा अर्थ नहीं देगा। क्या कहता है ये, दोनों पद प्रधान होनी चाहिए भाई मेरे पास तो। अब देखो जैसे, अच्छा एक चीज और भी है, दोनों में चय का लोप भी है। जैसे माता च पिता च, क्या बनाओगे, क्या बनाओगे। अरे वाह, क्या बात है, तैयारी शानदार है मतलब। मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास। अच्छा, माता च पिता से जल्दी बनाओ, क्या बनाओगे। मतलब सही बच्चों को चुनाए मिले ऑनलाइन क्लास के लिए। माता च पिता से क्या बनाओगे, माता पितरऊ। प्रीति, तुम भी रिप्लाई दे सकते हो, और भी जो बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं सबकी तरह आप लोग भी रिप्लाई दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माता च पिता से तो माता पितरऊ हो गया। इसी तरह से मैं कहूँ, मान लो जैसे भ्राता च और भगिनी च, क्या बना दोगे। अब देखो भ्राता छोटा है, भगिनी बड़ा है, तो छोटे को पहले लेंगे और बड़े को बाद में लेंगे, ऐसा कहता ही। ले लो साहब, ये लो भ्राता और नदी नद्यऊ, तो भगिनी भगिन्यऊ ऐसा हो जाएगा, भ्राता भगिन्यऊ। समझ में आया। अगर मान लो तीन पद हो जाए तो तीन पद वाला समास हो जाएगा। जैसे राम च, श्याम च, और मोहन। अरे यार बार बार एक ही नाम याद आती है मेरे को ये। च- अब देखो एक, दो और तीन, अगर ज्यादा भी नहीं जाना हो कुछ तो ये चाहिए गिन लेना। अगर सिंगल ही चय मिले तब तो समझ जाओ कर्मधारी। और एक से ज्यादा मिल जाए, दो मिले, तीन मिले, चार मिले, पांच मिले, कितने मिले, एक से ज्यादा अगर मिल गया तो हो जाएगा द्वंद्व। अब देखो एक दो तीन छह तो बहुवचन आएगा लास्ट वाला पद, ये समझ लो। क्या करोगे, राम श्याम मोहना, क्या हो जाएगा, राम श्याम मोहना। हाँ जी। अब देखो इसके आगे अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए, आ, हाँ द्वंद्व तो हो गया ना। अगर दो पद होते हैं तो यहाँ पर द्विवचन हो जाता, ऐसा हो जाता राम श्याम। शब्द रूपों का ज्ञान आपको होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शब्द रूप आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप संस्कृत पढ़ रहे हो। जैसे ही संस्कृत आपने छोड़ी वैसे ही शब्द रूप भी छोड़ जाएंगे बेचारे। हाँ जी। अब देखो इसके बाद में द्वंद्व हो गया ना ये, बात करें बहुव्रीहि की। बहुव्रीहि क्या है, कि जहां पर दोनों पद मिलकर तीसरे किसी अन्य पद की विशेषता बता रहे हैं, उसको कहेंगे अपन बहुव्रीहि। हाँ, तो देखो
और इसके विग्रह में क्या जोड़ते हैं, यस्य सह या यस्या सा, जोड़ते हो नहीं, भूल गए थोड़ी। इतना तो याद हो गई, क्योंकि लास्ट, अरे यार छोड़ो, बार बार नहीं बोलूँ ये की चीज, वो तो सभी को ही बताए। देखो, सबसे मोटी विशेषता है, क्या है, यस्य सह, जहां भी जुड़ा हुआ मिल जाए समझ जाओ वहां पर बहुव्रीहि समास है। ऐसे भी नहीं हो जहां पर ऐसा लगे शब्द सुन करके ये तो किसी तीसरे की याद दिला रहा है। अरे मान लो इसका समस्त पद है ना, वो किसी दूसरे इंसान की याद दिलाएगा। अब अगर दूसरे की दिला रहा है तो वो भी कौन है, बहुव्रीहि। जैसे मैंने कहा धनुष पाणी, धनुष पाणी, अब धनुष पाणी सुनते ही आपको नाम याद आ जाएगा, अरे यार धनुष किसने उठाया था, श्री राम जी। लो साहब, राम जी आ गए यहाँ पर। मैं कहूं चक्र पाणी, चक्र किसने उठाया था। मैं कहूं आजान बाहु, सॉरी, आजान बाहु, ये शब्द ये शब्द जो है किसी ग्रंथ के अंदर मिलेगा आपको, पूजा पाठ वाले ग्रंथ के अंदर। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि कौन से ग्रंथ में है, या कौन सी, ऐसा कह सकते हो आप, कौन सी स्तुति में है स्तुति में, ये पक्का है। ठीक है, आजान बाहु। अब देखो इसके आगे, अगर मैं कहूं सहस्त्र पाणी, केतु मान लो सैकड़ों हाथ हो जिसके, सहस्त्र पाणी, सहस्त्र पाणी, सैकड़ों हाथ हो जिसके, विराट स्वरूप जो है ना, वो हो जाएगा इसमें। अब देखो धनुष पाणी, एक एक का विग्रह कर रहे हैं अपन। धनुष पाणौ यस्य सह, हटाओ कौन आगे, श्री रामचंद्र। चक्रपाणी, अब देखो चक्र पाणौ यस्य सह, क्या हो जाएगा, श्री विष्णु जी, या कृष्ण जी भी मान सकते हो, श्री कृष्ण गोविंद, है ना। आजान बाहु, तो ये कह रहा है आजान, आजान बाहु यह, सॉरी यस्य स कर लो, आजान बाहु यस्य सह। चलो ठीक है, इसमें नाम बता देता हूं मैं, फिर तो शायद आप जान ही जाओगे कौन सी स्तुति में मिलेगा। आजान बाहु कहते हैं श्री राम जी को। सहस्त्र पाणी, तो सहस्त्र, सहस्त्र पाणी यस्य सह, सैकड़ों हाथ हों जिनके, विराट स्वरूप, ऐसा कह दो, विराट स्वरूप। हम्म, ध्यान दें, कहीं पर आपको, अच्छा वो तो इसमें आएगा कंफ्यूज करने वाला। चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है ये। अब बात करें कर्मधारय की। कर्मधारय कहता है मैं तो तीन तरह से आता हूँ भाई, तीन तीन देवी देवता आते हैं मेरे अंदर, तो ध्यान रखना। कहता है कौन कौन तीन आते हैं, तो कह रहा है विशेषण और विशेष्य भी आ जाते हैं कभी कभी। कौन कौन आते हैं, विशेषण और विशेष्य, और कभी आ जाते हैं दोनों ही विशेषण, विशेषण और ये लो साहब विशेषण। और कह रहा है कभी कभी तो मैं ऐसा हूं कि इन दोनों से अलग बुला लेता हूँ किसी को। कौन आता है, तो कहता है उपमान इव उपमेय, मतलब उपमान और उपमेय भी आ जाते हैं कभी कभी तो। अरे भाई बात एक ही है, देसी भाषा में बोलो तो विशेषण विशेष्य है,
और शुद्ध हिंदी में बोलो तो उपमान और उपमेय। बस इतना सा फर्क है कि विशेषण और विशेष्य जो होते हैं ना, दोनों तो होते हैं लगभग सेम से। सेम का मतलब ऐसा कह सकते हो आप, जैसे मैंने कहा सफेद शर्ट, अब जिसके पास भी सफेद शर्ट है वो सबके पास है, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन ऐसा कह दिया मान लो शेर के समान आदमी, अब हो सकता है क्या? तो वो चीज है भाई, अगर मान लो किसी विशेष चीज से साधारण चीज की तुलना की जाए, उसको तो कहेंगे अपने उपमान उपमेय। और किसी साधारण चीज से किसी साधारण चीज की तुलना की जाए, या हाँ, ऐसा भी समझ सकते हो, किसी साधारण चीज से साधारण दूसरी साधारण चीज की तुलना की जाए तो वो विशेषण और विशेष्य। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर भी और है, इसमें भी एक च मिलेगा और यहाँ पर इव मिलेगा। देखो इसलिए बोला था मैंने, जहां पर एक च मिल जाए विग्रह में, समझ जाओ कर्मधारय समास है। जहां पर इव मिल जाए, समझ जाओ कर्मधारय समास है। और जहां पर मिल जाए इसके, सॉरी, इसके जैसा ये, ऐसा मिल जाए, वहां पर भी कर्मधारय है। सेम होगा इसमें भी। इस ये तो विशेषण और विशेषता बताएगा, तो कहेगा इसके जैसा ये, जब भी वही बात है। क्या बात है भाई, उपमान और उपमेय हो चाहे विशेषण विशेष्य हो, बात एक ही है। हाँ जी। बोर थोड़ी हो गए, बोर हो गए तो मैं टॉपिक चेंज करूंगा फिर। कोई बात नहीं, अब तो कर्मधारय आ गया, फिर द्विगु चलाए, फिर खत्म, ये तो फिर चेंज ही करेंगे, दूसरा लेंगे। अब देखो विशेषण और विशेष्य, ये क्या कहते हैं? जैसे मैंने कहा, कुछ भी ले सकते हैं अपन, एक पद विशेषण होना चाहिए, एक पद विशेष्य होना चाहिए। जैसे मैंने कहा काला पेन, तो काला विशेषण और पेन विशेष्य। मैंने कहा सफेद बोर्ड, सफेद विशेषण और क्या हो जाएगा, बोर्ड विशेष्य। अब मैं कहूं कि जैसे मान लो मेरे को तो दोनों ही विशेषण चाहिए, मैंने कहा काला और सफेद, अरे रक्तश्च कृष्ण, ओ सॉरी, कृष्णश्च श्वेत, ऐसा हो जाएगा इसका। अगर संस्कृत में करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा कृष्णश्च श्वेत, काला और सफेद। ऐसा करोगे तो इन दोनों को मिलाकर लिखोगे, क्या लिखोगे, कृष्ण श्वेत, ऐसा हो जाएगा ना, कृष्ण श्वेत। अगर मैं कहूं आपको रक्तश्च पीत, देखो क्या कहा मैंने, रक्तश्च पीत, ऐसा कह दिया, तो क्या करोगे, दोनों को एक साथ लिखोगे, इनका इनको हटाओगे, दोनों को साथ लिख के पीछे बिस्तर के क्या हो जाएगा, देखो रक्त पीता। आ गया समझ में? अब उपमान और उपमेय की बात करें, तो जैसे मैंने कहा चंद्रम इव मुखम, कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा हमारी हमारी बात हो रही है। चंद्रम इव मुखम, तो हो जाएगा चंद्रमुखम। इसी तरह मैं कहूं कमल नेत्रम, तो कमलम इव नेत्रम। भाई बुरा नहीं लगे, सॉरी अगर लगा हो तो क्या हो जाएगा, कमल नेत्रम। केवल हंसी मजाक के लिए बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकता, ना किसी को बुरा कह सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं कहूँ आपको सिंह पुरुष, तो देखो हो जाएगा सिंह इव पुरुष, शेर के समान पुरुष, तो हो जाएगा सिंह पुरुष। आप बताओ शेर के समान कोई पुरुष होता है क्या? आप रुकोगे क्या उसके पास में, तो सिंह के समान पुरुष आपके सामने आ जाए, बोलो, रुकोगे क्या? सर हनुमान चालीसा में है क्या? नहीं है। नाम सुन के भी याद नहीं आया? नाम भी बता दिए मैंने तो, कौन है आजान बाहू।
इस क्लास में आपके काफी कुछ चीजें बढ़ेगी। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ दाढ़ी मुंह आ जाएगी, ज्ञान की बात हो रही है। हाँ देखो देखो, अब देखो क्या कहता है कि मैं तो क्या कब आऊंगा जब मेरे पास कौन आए, संख्यावाची शब्द आए और साथ में शब्द षष्ठी विभक्ति भी लाए। ध्यान से देखना। अच्छा, इसका समास भी होता है ना, वो पता है कैसा होता है? कैसा होता है? नपुंसकलिंग एक वचन में। अगर मैं कहूं देखो, जैसे सप्ता नाम, देखो षष्ठी विभक्ति आ गई, सप्ता नाम, षष्ठी का बहुवचन। सप्ता नाम ऋषि नाम, ऋषि, ऋषि नाम समाहार। हाँ, अगर 7 ऋषियों का समूह दिखाया जाए तो अपन देखो यहाँ पर नपुंसक करेंगे, एक वचन में चलना है अपने को लेकर। सप्ताह नाम में से आनाम को हटाओ, आनाम को हटा दो, सप्त बच गया। और ऋषि, ऋषि में से ऋषि को छोड़ दो, बाकी सबको हटा दो। क्या हो जाएगा? सप्त ऋषि, ऐसा हो जाएगा देखो। सप्त, अब सप्त में ए है, संधि का ध्यान रखना। सप्त, और पीछे आ रहा है ऋषि, ऐसा जोड़ना है अपने को। अब देखो री, ए या आ के बाद में क्या मिल गया? री। क्या होगा? ए ओ अर, अर हो जाएगा क्या? तो देखो इसमें, इसमें ए तो इसमें आ ही गया, मतलब ऊपर हो जाएगा। ऐसा लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? सप्तर्षि, ऐसा हो जाएगा सप्तर्षि। अगर मैं कहूं चतुर्नाम मार्गाणाम समाहार, मैंने कहा 4 मार्गों का समूह, तो क्या हो जाएगा? चतुर्मार्गम हो जाएगा क्या? चतुर्मार्गम, सॉरी, हाँ चतुर्मार्गम ऐसा हो जाएगा। बोलो, किसी को दिक्कत? अगर मैं कहूं आपको पंचानाम पात्राणाम समाहार, क्या बना दोगे? पंच पात्रम बना दोगे ना? क्या बना दोगे? पंच पात्रम। सॉरी सॉरी, शय मत समझ लेना इसको, प है ये, सॉरी। पंच पात्रम। अष्टानाम, ध्यान रखना कहीं कहीं पर जो है ना, द्विगु समास ई का नाम से लिंगी भी हो जाता है, बड़ा ई होता है ना जहां पर। जैसे कि देखो ये बता रहा हूं, अष्टानाम अध्यायानाम, ना बड़ा लिखता हूँ, कहीं बोलेंगे अभी दिख ही नहीं रहा। समाहार, तो देखो अष्टानाम अध्ययनम समाहार तो हो जाएगा अष्टाध्यायी। इसीलिए बोल रहा हूँ कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर है। क्या होता है? द्विगु समास इकारांत स्त्रीलिंगी भी हो जाता है। जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहार, त्रयाणाम लोकानाम समाहार, क्या बनाओगे? त्रिलोकी, क्या बना दोगे? त्रिलोकी। अरे हाँ, प्रत्यय में तो वो तो रह गए, तद्धित प्रत्यय भी रह गए, स्त्री प्रत्यय भी रह गए, ध्यान नहीं रहा। चलो कोई नहीं, बाद में बात करेंगे उनके लिए। हाँ, छठा, कभी जैसे, या तो हो सकता है इसको खत्म करने के बाद अभी ले ले, जैसा भी ले। अगर मैं कहूं आपको, मान लो अपने पास शब्द आ गया द्वयो हो, द्वयो हो, यमुनयो हो समाहार। क्लास में बता चुका हूं मैं एक बार, अभी मैं नहीं बताने वाला। समझ पर क्या बनेगा, बनाओ जल्दी। द्वयो हो, छात्रयो हो समाहार।
जल्दी बताओ। लिख दिया क्या? नहीं आया रिप्लाई, कोई बात नहीं। तो हो जाएगा द्वियमनम, और यहाँ हो जाएगा द्विछात्रम। सॉरी, द्वयो छात्रो, ऐसा हो जाएगा द्वयो छात्रो। नहीं नहीं, नपुंसकलिंग में ले जाना ना तो फिर सही है। द्विछात्रम यही होगा, दो छात्रों का समूह। अब मैं ये समझता हूँ कि आपको समाज तो आगे होंगे पूरे पूरे। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करें, और नहीं डाउट है तो थंब इम्प्रेशन दे ताकि मैं आगे बढ़ूं। हेलो, सो गए क्या? किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा। अजय सिंह, विकास शर्मा, बोलो भाई बोलो रे। आप चैट कर सकते हो, चैट का ऑप्शन खुला हुआ है आपके लिए, और आप ही के लिए है स्पेशली। मेरे को तो जरूरत ही नहीं है करने की। समास हो गए अपने। अब देखो इसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं। मनीष, तू तो रिप्लाई दे यार, बाकी तो नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, कोई तो दो ताकि आगे बढ़े। चलो बढ़ते हैं। हाँ जी, ये समास हो गए अपने क्लियर। अब देखो, अब अपन बात कर रहे हैं समास के बाद में। चलो ठीक है, संधि ले लेता हूँ मैं एक बार, संधि में जो डाउट होंगे वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना? तो सर संधि तो अपने है नहीं, व्यंजन से स्टार्ट कर रहा हूँ और विसर्ग तक लेके चलूंगा। साथ में बने रहे, कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाए। जो गए हैं वो भी, उनसे भी उम्मीद है भाई वो वापस आ जाएंगे। अच्छा अजय, रिप्लाई दे सकता है भाई? हाँ जी, संधि। संधि देखो, परिभाषा तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है इसकी, लेकिन इसके भेद जो होते हैं वो होते हैं टोटल 7। किसके? व्यंजन के। स्वर व्यंजन विसर्ग वो तो है ही सही, लेकिन व्यंजन संधि जो है ना, व्यंजन व्यंजन संधि के भेद हैं कितने? 7। अब मैं आपको ऐसे तरीके से समझाने वाला हूं कि आप चाहे कंपटीशन फाइट करो या कुछ भी करो, एक्स वाई जेड, कहीं पर भी आपको संधि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर ध्यान से समझ लिया तो। देखो, 7 भेदों के नाम लिख देते हैं अपन। पहला है सचुत्व संधि, दूसरा है तुत्व संधि, ठीक है, तीसरा है चरत्व संधि, चौथा है जस्त्व संधि, पांचवा है, कौन सी है, अनुनासिक संधि, छठी है परसवर्ण, नहीं 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 नहीं, परसवर्ण तो इसी को ही बोलेंगे ना, अनुस्वार कर देते हैं, अनुस्वार संधि। और जो लास्ट एंड फाइनल बच रहा है अपना, वो है लत्व।
लत्व संधि। ध्यान से समझना भाई। ये और ये दोनों संधियां काम करती है केवल ओनली स तथा तय वर्ग के साथ। किस किस के साथ करती है? स तथा तय वर्ग के साथ। और ये दोनों काम करती है, क्या काम करती है? अगर प्लस के बाद में, ध्यान से सुनना, प्लस के बाद में पहला या दूसरा व्यंजन आए, तब तो इधर वाले को क्या करती है? ये पहला करती है। और ये क्या करती है? प्लस के बाद में अगर तीसरा आ जाए, पहले कुछ भी आए लेकिन बाद में अगर तीसरा या मिल जाए, इसको कौन मिल जाए? स्वर। ठीक है। ये करती है कि हलंत मैं के बाद क्या मिलना चाहिए? इसको व्यंजन मिलनी चाहिए, व्यंजन। हलंत मैं के बाद व्यंजन आ गया तो हलंत मैं के स्थान पर क्या करती है? अनुस्वार करती है, अनुस्वार। ये लो अनुस्वार कैसे। ठीक। अगर, अरे रे 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 रे, अच्छा अनुनासिक है, सॉरी 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 सॉरी। हलंत मैं के बाद में वर्गीय व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? वर्गीय। वर्गीय व्यंजन आए तो क्या करती है? वर्ग का पांचवा व्यंजन करती है। पहले मतलब बाद वाले जो व्यंजन आएगा ना, उसी का ही पहले क्या कर देगी? पांचवा व्यंजन कर देगी। जैसे अपन पढ़े थे, पांच व्यंजन में लिख दे रहा हूं, ञ सॉरी ङ, ञ और म और न और न, ये पांच व्यंजन करती है। अगर अनुस्वार की बात करूं, अब देखो वर्गीय व्यंजन तो याद रह गए, वर्गीय के अलावा जो बच गए, यानी हलंत मैं के बाद में कौन कौन मिले अपने को? अंतस्थ हो या ऊष्म हो, दोनों में से कोई भी हो। अंतस्थ या ऊष्म अगर आएगा तो वो हलंत मैं को क्या कर जाएगा? अनुस्वार कर जाएगा। समझ आया? अगर मैं बात करूं लतु संधि की, तो ये कहती है कि अगर तय वर्ग, अब तय वर्ग के अंदर त से लेकर थ, द, ध और न, ये पांचों के पांच है, पीछे मिले ओनली ल। ऐसी स्थिति में क्या करता है? शुरू वाले वर्ण के स्थान पर, चाहे ये हो चाहे ये हो ये हो ये हो ये हो, कोई भी हो, इन सब के स्थान पर क्या कर देता है? ये ल वर्ण आदेश करता है। कोई कैसा ल वर्ण है? हलंत ल। क्योंकि ये वर्ण भी कैसे मिलते हैं? हलंत मिलते हैं। हलंत ल वर्ण आदेश कर देता है। ध्यान देना। अगर स या त वर्ग के बाद में क्या मिले? श या च वर्ग, या मिलना चाहिए श या ट वर्ग। अब ध्यान से सुनो, मैं कोड वर्ड में समझा रहा हूं इनको। ठीक है। स और त दोनों को एक साथ मिला दो, क्या बोलोगे? सत हो गया। अरे भाई स का मतलब तो आप जानते हो, स। लेकिन त को अगर साथ मिला दोगे तो दोनों को साथ में लिखोगे तो क्या लिखोगे? स और त वर्ग। अरे नहीं समझ में आया? देखो, ये तो क्या है? स। अब ये तय जो है ना, इस तय में वर्ग को आप इन्वॉल्व रखो दिमाग में, लेकिन इसको लिखना नहीं है, बोर्ड पे नहीं लिखना। अगर मान लो मैं कह रहा हूं सत, समझ आया? सत का मतलब, स का मतलब स, और तय का मतलब तय वर्ग। अगर इन दोनों के बाद में, अब इन दोनों को उठा लो, केवल क्या आ जाए? सच। ठीक है। तो सत के स्थान पर सच आदेश करेंगे। किसके स्थान पर करोगे? सत के स्थान पर, यानी पूर्व वर्ण, ऐसा कर सकते हैं हमारे, पूर्व वर्ण, या यूं ही लिख लो सत के स्थान पर। सत के स्थान पर क्या हो जाएगा रे? सच हो जाएगा क्रमशः। सेम ऐसे का ऐसे ही, अगर मान लो स बाद में मिले अपने को शट, शट मिल जाए, तो सत के स्थान पर शट आदेश करेंगे। देखो वही हो जाएगा, सत के स्थान पर शट। शट का मतलब श और ट वर्ग। समझ में आ गया?
अब मैं कह रहा हूं आपको, चाहे शुरू में कुछ भी मिल जाए आपको, दूसरा मिले चाहे तीसरा मिले चाहे चौथा मिले, पांचवा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, शुरू में दूसरा तीसरा चौथा और बाद में आ जाए पहला दूसरा, तो अपन कर देते हैं इसको, क्या करते हैं, पहला कर देते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये पहला हो गया। देखो जैसे उदय और पन्ना, द क्या है, तीसरा है। अरे ये रहा ना तीसरा, तीसरे के बाद में पहला आ रहा है, देखो ये रप्पा है। हटाओ इसको, इसकी जगह पहला लाओ इसका, इसी लाइन का। तो द के स्थान पर पहला क्या हो जाएगा, त शब्द हो जाएगा उत्पन्ना। हुआ। सेम इसी तरह से मैं कह रहा हूं आपको, इधर इधर देखो, पहला मिले चाहे दूसरा मिले चाहे चौथा मिल जाए, तीसरा मिलेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझी नहीं होगी फिर, तो ऐसे कैसे हो जाएगा काम। ठीक है, अगर पहला दूसरा चौथा और बाद में मिल जाए तीसरा या कोई स्वर, तो अपन क्या करते हैं, इन तीनों वर्णों के स्थान पर की लाइन का तीसरा वर्ण करते हैं यानी इसी के वर्ग का तीसरा व्यंजन करते हैं। जैसे जगत और ईश, देखो तय आ गया, ये रहा पहला, है पहला, बाद में मिल रहा है स्वर, ये रहा स्वर। हटाओ, क्या शब्द बना दोगे, जगदीश, ऐसा बनाओगे ना। अगर मैं कहूं आपको अनुनासिक संधि है, आप ध्यान देना, हलंत में के बाद में कोई भी व्यंजन मिले लेकिन इन पांचों में से नहीं हो। हलंत में के बाद में वर्गीय व्यंजन जो होता है ना 25, क से लेकर मैं तक कोई भी व्यंजन मिले लेकिन ये पांचों नहीं होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो इस हलंत में के स्थान पर इनमें से कोई वर्ण आएगा। जैसा कि अपन बनाते हैं अम और कित, अंकित, कम और कदम, कंकतम, चम और चलम, चंचलम, बनाते हो ना। टम और कड़म, टंकणम, ये सारे किस में आएंगे, इसी में आएंगे। सॉरी बनाया अम और कितः, मैं के स्थान पर न शब्द हो गया अंकित, हुआ कि नहीं। जैसे चम और चलम, देखो मैं के बाद में च मिला, मैं च के लाइन का लास्ट वर्ण ये रहा। हटाओ इसको, मैं को ये लिया, चंचलम हो गया। आया समझ में। अगर मैं कहूं आपको अनुस्वार संधि है, कौन सी संधि है, अनुस्वार। अब देखो, मैं कह रहा हूं अहम प्लस वदती, सॉरी, अहम प्लस वदती, तो मैं के स्थान पर अनुस्वार करके छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, अहम वदती, ऐसा हो जाएगा अहम वदती। कोई दिक्कत। मैं कहूं शिवम प्लस यक्षति, या शिव शिवा की जगह भोजनम कर लो ना, भोजनम प्लस यक्षति। देखो मैं है, मैं के स्थान पर क्या कर देंगे, अनुस्वार, क्या शब्द हो जाएगा, भोजनम यक्षति, भोजनम यक्षति, ऐसा बना देंगे। ठीक। अगर मैं कह रहा हूं आपको लत्व के बारे में, बिल्कुल छोटी सी संधि है, छोटा सा सूत्र, इसका प्यारा सा बड़ा ही, एक बार भी याद हो जाएगा आपको। क्या सूत्र है इसका, तोरली, क्या है, तोरली। देखो ये क्या करती है, तय वर्ग के स्थान पर लय आदेश करती है, तो देखो ऐसा कह सकते हो आप, विद्वान और लिखती, ना, ना के बाद में ल, न को हटाओ और ल को लिया हटाओ, क्या हो गया, विद्वान लिखती हो गया। अगर मैं कहूं आपको विद्वत और आदेश, लेकिन, सॉरी लादेश होगा ना, विद्वत और लादेश, क्या हो जाएगा, विद्वल आदेश, ऐसा हो जाएगा, ल वर्ण आएगा ना इसीलिए। देखो ऐसा हो जाएगा, विद्वल लादेश, ऐसे बना दोगे आप। ये आपकी व्यंजन संधि हो गई है पूरी, एक ही बार में पूरी की पूरी व्यंजन संधि कंप्लीट हो चुकी है।
पूरी की पूरी व्यंजन संधि कंप्लीट हो चुकी है एक बार में ही। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मैसेज करे, नहीं हो तो फिर मैं विसर्ग की तरफ बढ़ रहा हूँ। विसर्ग के 4 भेद हैं वो भी क्लियर करता हूँ। विसर्ग संधि के 4 भेद। चलो नहीं है डाउट तो फिर चलते हैं आगे, और क्या है क्या डाउट? रिप्लाई दे सकते हैं जो भी क्लास में है। अरे बाप रे, लाइट और बहुत जाती है। बंद नहीं करूंगा पर मैं खिड़की खोल रहा हूँ, अभी वो हो जाएगा उजाला। खुल जा सिम सिम। देखा खुल गई बोलती है। थोड़ा तो हो गया। दिख रहा है कि नहीं? लो अब तो दिखेगा ही। आ गई लाइट। अरे यार ये क्या हुआ, लाइन कैसे आने लग गई? उसको बंद करना पड़ेगा। बताओ, खिड़की खोलते लाइट आ गई। इन न्यूटन की लाइट है भाई, कभी भी जा सकती है कभी भी आ सकती है। लगता है नगर चेंज करना पड़ेगा। नहीं यार इतना भी बुरा नहीं है। हेलो। हाँ जी। तो देखो अब मैं चल रहा हूँ विसर्ग संधि की तरफ। व्यंजन के 7 भेद हैं, सातों के साथ मैंने आपको बता दिए हैं। अगर समाज में वो एक शेष रह गया था, तो एक शेष में क्या है? होगा तो वो भी उसकी तरह ही, किसकी तरह? तत्पुरुष को, अरे द्वंद्व की तरह। लेकिन उसके अंदर क्या करेंगे अपन? केवल ओनली एक पद को शेष बचेंगे। वचन वही लगेगा, एक वचन द्विवचन जितने पद होंगे। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, बालकश्च बालकश्च बालकश्च, क्या पढ़ा था? बालका। थोड़ा सा दे देता हूँ बीच में, साइड में कोना बना के, ताकि आप देख लो एक बार। देखो एक शेष जो होता है ना, एक शेष क्या होता है? जिसके नाम में ही कह रहा है कि मैं तो एक ही शेष बचाऊं। बचा ले भाई, कोई बात नहीं, तू दादा है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो, जैसे कहा बालकृष्ण, बालिकाश्च, ऐसा हो जाए, मान लो आपके सामने ऐसा आ जाए। एक पद तो पुल्लिंग का हो और एक पद स्त्रीलिंग का हो, और आप वो कह दे समास करो भाई साहब, कर दोगे? बोलो। तो इसमें समास दो हो जाएंगे। पहला तो हो जाएगा एक शेष, जो कि कैसे करोगे आप? पद दो हैं, तो बालक बालकौ। समझ आया? अन्यथा एक और कर सकते हो, तो नहीं एक ही होगा इसमें तो, क्योंकि समान ही तो है। भाई किसी का नाम थोड़ी दे रहा है, नाम दे रहा हो तो अलग अलग समास होगा, नाम नहीं दे रहा हो तो सेम हो जाएगा। सेम इसी तरह से मान लो मैं कहूँ छात्रश्च, छात्रश्च और छात्रश्च, तीनों को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा छात्र है छात्रो, छात्रा। समझ में आया? इतना ही काम है इसका, इसीलिए मैंने ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा है इसको। अब देखो विसर्ग संधि की बात करें अपन। अब जिसके नाम में ही विसर्ग हो तो समझ जाओ भाई, विसर्ग का तो काम है ही है। विसर्ग तो कहीं नहीं जाने वाली, छोड़ गई। यानी जो संधि का काम विसर्ग के साथ चालू हो रहा है, उस संधि का नाम ही विसर्ग संधि रख दिया पाणिनि जी ने। विसर्ग संधि। दिख रहा है ना सबको? बढ़िया। हाँ। देखो अब इसके भेदों की बात करते हैं, तो इसके 4 भेद पढ़े थे अपन ने। पहला तो हो गया सत्व, दूसरा हो गया रुत्व, तीसरा हो गया उत्व, और चौथा हो गया विसर्ग लोभ। यही है ना चारों? किसी को डाउट हो, किसी को लगे भाई उल्टा सीधा लिख दिया या इधर उधर लिख दिया, तो बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। तो देखो, सत्व संधि है। अगर ये कह रही है कि विसर्ग के
पहले कोई मतलब नहीं मेरे को विसर्ग के बाद में क्या मिल जाए, वर्ग का पहला या मिले दूसरा, ऐसी स्थिति में मैं आ जाऊंगी भाई। ये ऋतु जो है ये कहती है कि मैं तो कब आऊंगी, विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो। क्या हो पहले, कोई अन्य स्वर ऐसा हो और बाद में विसर्ग हो और पीछे आ जाए। कौन सा आए, तीसरा, चौथा या पांचवा, या फिर हो जाए य, व, ल, साथ में एक और है, कौन है, हाँ। ऐसा अगर हो जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋतु संधि हो जाएगी, ऐसा कहता है। अब उत्तु क्या कहती है कि मेरे को तो शुरू में कोई आओ, केवल कोई नहीं चाहिए मेरे को, कौन चाहिए, केवल ए, ए ही चाहिए, ए के बाद में विसर्ग, और विसर्ग के बाद में मिले तीसरा, चौथा, पांचवा, या मिले य, व, र, ल। अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाती है बाय द वे, तो आप लोग क्या करते हैं, विसर्ग के स्थान पर उ आदेश करते हैं, उ, उ। कौन सा ऊ, छोटा वाला या बड़ा वाला, वो आपकी मर्जी। चलो कोई नहीं। अब सुनो, विसर्ग से पहले अगर आ हो और विसर्ग के बाद में कोई स्वर या व्यंजन आए, या यूं कह सकते हो आप कोई वर्ण हो, तो विसर्ग लोप हो जाता है। बस केवल पहले का ही है सिस्टम, विसर्ग का लोप हो जाता है। अब ध्यान देना, सबको एक एक करके चल रहा हूं मैं, मतलब डिटेल से लेके चल रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसमें से है ना तीन है, तीन से है, तीनों का अलग अलग सिस्टम है। अब वही सिस्टम मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ताकि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आए। सत्व की बात कर रहा हूं मैं। देखो, वर्ग होते हैं अपने पांच, सबको पता है। क्या कह रही है ये, सत्व संधि ना, पहला टॉपिक डाल दिया मैंने, चलो लिख भी देता हूं नाम, सत्व संधि। ये कहती है कि विसर्ग के स्थान पर स कर दो, लेकिन कब करो, जब विसर्ग के बाद में मिले पहला या दूसरा व्यंजन। पहला दूसरा मतलब वर्गीय व्यंजन ही होगा। अब देखो मैं बात कर रहा हूं, जैसे क, ख, च, छ, फिर हो जाएगा ट, थ, फिर हो जाएगा त, थ, और फिर हो जाएगा प, या प। यही हो गए, मतलब कुल मिला के 10 व्यंजन आने चाहिए। अब इनमें भी है ना, देखो सिस्टम अलग है। देखो, अगर आप उच्चारण स्थान पढ़े हुए हो, तो ये और ये दोनों किसी एक के भाई हैं, और वो भाई कौन है इनका, वो है श। समझे कुछ। अच्छा, ये और ये दोनों भी किसी के भाई हैं, कौन है वो, श। अब कौन बच गए भाई साहब, तीन बच गए आपके सामने, प, फ, क, ख और त, थ। समझ रहे हो, क्या समझे, कि अगर विसर्ग के बाद में च या छ आ जाए, तब तो करेंगे विसर्ग के स्थान पर श। अगर विसर्ग के बाद में ट या ठ आ जाए, तो करेंगे विसर्ग के स्थान पर श। अब इन दोनों लाइनों को छोड़कर बाकी कोई भी आए, चाहे क ख आ जाए, चाहे त थ आ जाए, चाहे प फ आ जाए, तीनों की स्थिति में विसर्ग के स्थान पर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, स। चाहे क या ख हो, चाहे प या फ हो, चाहे चाहे त या थ हो। समझे कुछ। ये है सत्व संधि का कमाल। अब आप सोच रहे होंगे सत्य से पागल बना रहे हैं। अरे भाई एग्जाम्पल देख लो, जैसे कह और चित, कौन सा सा लगाओगे, यही आएगा। नहीं मान लो, बना के देख लो। मैंने कहा राम, राम और टीकते,
कौन सा लगाओगे? यही आएगा। अगर कोई दूसरा आ जाए तो बताओ मेरे को। मैंने कहा शिव और कथयति, बताओ कौन सा लगाओगे? यही आएगा, दूसरा नहीं आ सकता। मैं कहूं बालकः, बालकः, फिर कह दिया पठति, यही आएगा, बालकस पठति, कोई दूसरा नहीं आ सकता। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी मैं कहूँ राम और तिष्ठति, तो क्या हो जाएगा? रामस तिष्ठति, यही आएगा, कोई दूसरा नहीं आ सकता। समझे? ये है शत्रु संधि का कमाल। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझाया मैंने आपको शत्रु संधि। अब अगर मैं कहूँ आपको ऋतु के बारे में, सुनो ध्यान से, ऋतु क्या होती है? ऋतु, ये मसल समझना कि ऋतु संधि नाम की है, नौ काम की पावनी। दिखाता हूँ कैसे। थोड़ा बहुत हंसी मजाक करता हूँ, बुरा मत मानना। अगर कोई मान भी जाए तो शाम को 2 रोटी ज्यादा खा के सोना फिर, है ना? सही कहा ना? देखो, अब कोई तो बेचारे खाते ही दो ही है, तो वो क्या दो दो ज्यादा खाएंगे? हाँ देखो, ऋतु है, कौन सी संधि है भाई? ऋतु। ये क्या कहती है कि अगर कोई अन्य स्वर विसर्ग से पहले हो तथा विसर्ग के बाद में कौन मिले, तीसरा, चौथा और पांचवा, या मिल जाए य, व, र, ल और ह, इनमें से कोई भी मिले तो अपने को क्या करना है? विसर्ग के स्थान पर र आदेश करना है। अब कैसे करोगे? सुनो ध्यान से। ए या आ को छोड़कर अन्य स्वर बोला ना इसने, ये लो, मैं तो ई को लिया है, मति ही। और तीसरा वर्ण ये रहा, ग, क्षति, गच्छति। बताओ बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ जाएगा क्या? अगर मैं कहूं आपको धेनु प्लस रंभति, बना दोगे क्या? विसर्ग के स्थान पर र आदेश करोगे, धेनु रंभति, ऐसा हो जाएगा। सेम इसी तरह से मैं कहूं आपको कवि ही और यच्छति, कवि ही यच्छति, तो क्या हो जाएगा? कविर यच्छति, है ना? मैं कहूं आपको देवी ही वांछति, देवी ही वांछति, तो क्या हो जाएगा? देवीर वांछति हो जाएगा क्या? आया कि नहीं? जैसे मैं कहूं गुरु और कह दिया जयति, देखो ऊ के बाद में क्या मिल रहा है? विसर्ग। कर दो विसर्ग का राय, राय कर दो, राय कर दिया, शब्द बना दोगे गुरु जयति। समझ में आ गया क्या? ऐसे आप लोग रुत्व संधि कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ आपको उत्व की, तो उत्व में क्या होता है? देखो बिल्कुल एक छोटा सा चेंजेज है, केवल कोई स्वर के स्थान पर कौन आ जाएगा? यहाँ पर ए आ जाएगा। देखो, बालकः और गच्छति, इसकी तरह मत कर देना, बालकर गच्छति नौ, विसर्ग के स्थान पर ऊ होगा, इसमें बचा ए, ये ऊ दोनों को मिलाकर ओ करेगा। अब कै में ओ मिलेगा तो ओ बालको हो जाएगा, शब्द हो जाएगा बालको गच्छति, ऐसा। समझ में आया? सेम इसी तरह से अगर मान लो मैं आगे कहूं आपको राम और लक्ष्मण, मान लो कह दिया मैंने राम प्लस लक्ष्मण, तो बनाओ क्या बनाओगे? रामो लक्ष्मण, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो यहाँ पर ए है, इधर
इधर विसर्ग है, ऊ, ए दोनों को मिलाओगे तो ओ हो जाएगा रामो लक्ष्मण। ऐसा, समझ आ गया? ये उत्व का है, कोई स्वर की जगह कौन आ जाएगा, केवल ए। विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में इन इन इनमें से कोई भी आ जाए तो वहां पर अपन कर देंगे, क्या कर दोगे, विसर्ग के स्थान पर ऊ, और ऊ को ए और ओ ऊ मिलकर ओ हो जाएगा। ओ हो जाने की स्थिति में बाल वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, उद्व संधि हो जाएगी। और कोई कोई अन्य स्वर हो और पीछे आ जाए, यही यही सेम वर्ण आ जाए तो ऋतु हो जाएगी। उद्व और ऋतु भाई वो है, क्या बोलते हैं, बहन है दोनों एक दूसरे की। अब बात कर रहा हूं मैं विसर्ग लोप की। विसर्ग लोप का सीधा सा फंडा है, क्या है, अगर क्या हो, विसर्ग से पहले आ जाए और बाद में कोई भी हो, कोई भी स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, ऐसी स्थिति में विसर्ग का लोप कर देते हैं, खत्म बस। क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने कहा नमः प्लस आहसत, ऐसा कर दिया मैंने, नमः प्लस आहसत, क्या बनाओगे, विसर्ग का लोप लिख दो, रमा आहसत, ऐसा ही लिख दो अलग अलग, क्योंकि एक जगह ले जाओगे तो फिर संधि चेंज हो जाएगी। मैं कह रहा हूं, मैं ही कह रहा हूँ, आप तो कहाँ कह रहे हो। मैंने कहा बाला और हसती, देखो आ है विसर्ग है, हटाओ विसर्ग को, लिख दो बाला हसती। समझ आया? आ गया कि नहीं, ये विसर्ग संधि हो गई अपनी कंप्लीट। यही है इसमें संधि और ये सब जो भी है। आज की कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। हाँ जी, एक बार कमेंट जरूर कीजिए कि आपको आप आज जो भी पढ़ा है वो समझ में आया नहीं आया। अगर अब तक के पढ़ाए हुए में कोई भी किसी को भी डाउट है तो कृपया करके मैसेज कीजिए, कृपा करके मैसेज कीजिए। चलो ठीक है फिर, लेफ्ट हो सकते हैं आप, क्लास खत्म हो चुकी है।